और बतावा एक बड़ा जल्दी दिया समझते तो नहीं खत्म। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। और सब लोग कैसे हो? फटाफट लाइव जा जाओ भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। जय मां सरस्वती, राधे राधे। ठीक है भाई, राधे राधे। पेन कहाँ चला गया है? अरे विकास भाई, एक मिनट रुको यार, इसका पेन थोड़ा इधर हो गया, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, सभी गुड मॉर्निंग। बेटा मैं क्लास में क्या बोला था, 6:30 बजे से होगी ना। हमारी बात माना करो, जो शेड्यूलिंग है उसे छोड़ो। मैंने क्या बोला था, क्लास कितने बजे से होगी बेटा? हमने क्या बोला था कि क्लास होगी 6:30 बजे। जय मां सरस्वती। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। हाँ गुड मॉर्निंग। आलोक सिंह, राजेश, शिवानी, भरत, अर्चना, अमन, सुशील, सभी को गुड मॉर्निंग। कोमल, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग। प्रिया, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ठीक है, क्लास का टाइम हो चला है। मैंने आपको बताया भी था कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, प्रतिरोधों का वर्गक्रम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रतिरोधों का वर्गक्रम। जो कार्बन प्रतिरोध है उसी का क्या पढ़ना है, वर्गक्रम पढ़ना है। वर्गक्रम का मतलब क्या है कि कैसे हम उसे पहचानेंगे और कि किस कलर के लिए क्या प्रतिरोध होता है। जैसे मार्केट में आप प्रतिरोध देखते हो, मैं रेजिस्टेंस आपको दिखा दूं। जैसे अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो देखो बेटा, रेजिस्टेंस कैसा होता है। ठीक है, आप सभी लोग मार्केट में देखे भी होंगे। रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखो ठीक है बेटा, देखो कुछ ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं सभी लोग। ठीक है, देखो भाई ध्यान देना, कुछ ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है, या आपने रेजिस्टेंस देखा होगा। ठीक है ना, अब इस रेजिस्टेंस में आप ध्यान दे रहे होंगे। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है बेटा, अगर हम इस रेजिस्टेंस की बात करें तो इसको, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये सब कलर
है ना, ये सब क्या है बेटा, ये सब ध्यान देना यहाँ पे ये सब कलर है, ठीक है। तो देखो ये कैसा कलर है, येलो कलर है, यह कैसा है, बैगनी कलर है, ठीक है, यह रेड कलर है, यह गोल्डन कलर है, ठीक है। इसमें देखो यह गोल्डन कलर है, इसमें तीनों का तीनों क्या है, रेड कलर है। इसमें देखो थोड़ा रेड है, यह ब्लैक है, यह रेड है, यह गोल्डन कलर है। इसमें देखो यह गोल्डन है, मतलब इधर से हम पहला देखेंगे तो जैसे रेड है, ग्रीन है, फिर से रेड है, गोल्डन है, यह देखो येलो है, फिर यह जिसको हम लोग बोलते हैं बैगनी कलर, फिर ब्लैक है, फिर गोल्डन है। इसमें देखो गोल्डन है, रेड है, वाइट है, रेड है। तो ये सब कलर का क्या मतलब है, हम पूछना चाहते हैं सर ये सब कलर का क्या मतलब है। तो इन्हीं सब कलर के लिए कलर का मान होता है, जैसे इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग बेटा प्रतिरोध के नाम से जानते हैं ना, रेजिस्टेंस। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रतिरोध कहते हैं। इसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब समझो अब हमने देखो बताया कि हर कलर के लिए अलग अलग प्रतिरोध होता है, तो आपसे कह दिया जाएगा कि एक रेजिस्टेंस है जो इस कलर से मिलकर बना है, आप इसके लिए प्रतिरोध का मान बताइए। सभी को गुड मॉर्निंग भाई एक बार फिर से, ठीक है। तो बात को समझो, तो यह रेजिस्टेंस है, तो यही चीजें आपसे ऐसे ही बोल दिया जाएगा कि एक रेजिस्टेंस है इस कलर से मिलकर बना है, इसके लिए प्रतिरोध का मान बताइए। और ये सब कार्बन प्रतिरोध है। कैसा प्रतिरोध है बेटा, इन सबको हम क्या बोलते हैं, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चले आगे स्टार्टअप करें, बोलो भाई, चले आगे, चलो चल आ जाओ। तो हम अपने पेज पर आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो देखो हमें क्या पढ़ना है सर, तो हम पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध एवं कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्णक्रम। क्या पढ़ेंगे, कार्बन प्रतिरोध एवं कार्बन प्रतिरोधों के लिए, कार्बन प्रतिरोध एवं कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्णक्रम। अब वर्णक्रम का क्या मतलब है, वही कलर वाइज है, कलर वाइज है, जो इसका कलर हम लोग लेते हैं, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, बोलें का कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोडिंग, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये चीजें हमें पढ़नी, ठीक है। सभी लोग तैयार हो, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्टअप करते हैं, आ जाओ सब लोग, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कार्बन का वर्ण कोड। वर्ण कोड पहले नहीं पढ़ते बेटा, पहले हम पढ़ते हैं कि कार्बन का जो प्रतिरोध, जो कार्बन प्रतिरोध है वह होता क्या है। वर्ण कोडिंग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, पहले हम पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध होता क्या है। पहले ये तो पढ़ लें, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ बेटा, इसे वर्ण कोड भी कहते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना। चलो तो पहले बात करते हैं कि बेटा कार्बन प्रतिरोध क्यों यूज करते हैं। तो कल भी मैंने बताया था कि कार्बन प्रतिरोध सस्ते होते हैं। पहली चीज है, कार्बन प्रतिरोध सस्ते होते हैं। सस्ते क्यों होते हैं, जो नॉर्मल प्रतिरोध बनाया जाता है वह किसी मटेरियल के ऊपर या किसी लकड़ी के ऊपर या किसी कार्क के ऊपर या किसी प्लास्टिक के बेलन के ऊपर तारों को लपेटकर काफी, जितना ज्यादा ओम का प्रतिरोध बनाना होगा उतना ज्यादा वायर लपेटना पड़ता है, जबकि कार्बन में ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्बन क्या होता है, 100 मेगा, कार्बन का जो प्रतिरोध है 100 मेगा ओम तक बनाए जा सकते हैं,
और कॉस्टली में सस्ते होते हैं, हल्के भी होते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो बात करते हैं प्रतिरोधों का वर्ण कोड। क्या करेंगे भाई? प्रतिरोधों का वर्ण कोड, जिसको हम कहते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जितना क्लास 12th में पढ़े उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं पढ़ना। कहते हैं क्या? उच्च मान के लिए या उच्च मान के प्रतिरोध विभिन्न विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रयुक्त होते हैं। क्या कहते हैं? उच्च मान के प्रतिरोध विभिन्न विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आप स्टेबलाइजर देखोगे, चार्जर देखोगे, है ना, टीवी देखोगे, जो ये सब बनते हैं उसमें डायोड और रेजिस्टेंस ज्यादा लगा था। आप किसी चार्जर को खोल के देखना, उसमें ढेर सारा रेजिस्टेंस लगा होता है, प्रयुक्त होते हैं। ये कोड वलय या पट्टिका के समूह में छपे होते हैं। यह कोड वलय या पट्टिका के समूह में छपे होते हैं। इन वर्ण पट्टियों का मान ज्ञात कर हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। इन पट्टियों का मान ज्ञात करके, जिसको अलग अलग कलर की जो कोडिंग है उनका मान ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इस रेजिस्टेंस का मान भी ज्ञात हो जाता है। ठीक है, कहते हैं कार्बन प्रतिरोधों पर सामान्यतः चार रंगीन, क्या बोलेंगे? कार्बन प्रतिरोधों पर सामान्यतः चार रंगीन वलय या पट्टिका ABCD बनी होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखो, जैसे यह हमारे पास डायग्राम लगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पट्टिका A बोलेंगे। जैसे क्या हो जाएगा? यह A है, यह B है, यह C है और यह D। चार पट्टियां होती हैं। कितनी पट्टियां होती हैं? जनरली चार पट्टियां होती हैं, किसी किसी में तीन भी होती हैं। ठीक है, जनरली कितनी पट्टियां होती हैं? चार पट्टियां होती हैं और किसी किसी में तीन पट्टियां भी होती हैं। तो ABCD ये कितने? चार पट्टियां हैं। अब ABCD का कलर अलग अलग हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो हर कलर के लिए क्या वैल्यू होता है? अब समझो, फार्मूले की बात बताता है। ये किसको बताता है बेटा? कहते हैं प्रथम सार्थक अंक को बताता है। ए वाली पट्टिका किसको बताती है? प्रथम सार्थक अंक को बताती है। प्रथम सार्थक अंक को बताती है पहली वाली पट्टिका। दूसरी वाली पट्टिका किसको बताती है? द्वितीय सार्थक अंक को। तीसरी वाली पट्टिका 10 की घात, और चौथी किसको बताती है? टॉलरेंस को, टॉलरेंस पावर को। ठीक है, चौथी पट्टिका किसको बताती है? टॉलरेंस पावर को। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी गुड मॉर्निंग, सब लोग जुड़ते चलो। तो यह प्रथम पट्टी किसको बताएगा? प्रथम सार्थक अंक को, जिसको ए से दिखाते हैं जल्दी। बी वाला पट्टिका किसको बताएगा? द्वितीय सार्थक अंक को। सी वाला पट्टिका 10 की घात को, 10 की पावर को बताएगा। और चौथा किसको बताएगा? टॉलरेंस को बताता है। तो यहां से प्रतिरोध का मान कैसे निकालते हैं सर? R इक्वल टू होता है AB इंटू 10 का पावर C प्लस माइनस D। यह फार्मूला लगा लेते हैं। क्या फार्मूला हो जाता है बेटा? तो कहते हैं AB इंटू 10 का पावर C प्लस माइनस D, और यह परसेंट में आता है। D वाला किस में आता है? परसेंट में, प्लस माइनस D%। ठीक है, इतना अगर किसी को अभी समस्या है तो बताए, कोई कंफ्यूजन है, कहीं पर समस्या हो रही है बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो ABCD समझ में आ गया, और उसका R के वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे यह भी समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। कहते हैं वर्ण कोड A तथा B, वर्ण कोड A तथा B। कहते हैं वर्ण पट्टी A और B प्रतिरोध के प्रथम दो सार्थक अंकों को व्यक्त करती है। क्या करा? वर्ण पट्टी A और B प्रतिरोध के प्रथम दो सार्थक अंकों को व्यक्त करती है। हाँ, टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता, बिल्कुल सही। टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता। उसके बाद वर्ण कोण C की बात करते हैं, तो कहते हैं C पट्टी दशमलव, ये क्या होगा? दशमलव
या लिख लो ऐसे 10 गुणक देता है, दशम गुणक देता है या 10 गुणक देता है, दशम गुणक भी लिख सकते हो। दशम गुणक अर्थात शून्यों की घात जो ए और बी के सार्थक अंकों के पश्चात आती है। ठीक है बेटा, क्या बोल देंगे, सी पट्टी दशम गुणक देता है। दशम गुणक मतलब 10 की घात को देता है। किसको देता है बेटा, 10 की घात को देता है। और ए और बी क्या, प्रतिरोधों के प्रथम दो सार्थक अंक हैं। फिर डी वाले की बात करते हैं, डी क्या होता है, तो कहते हैं अंतिम पट्टी डी त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करती है। किसको, त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करती है। दूसरे शब्दों में यह दर्शाए गए मान को प्रतिशत शुद्धता में व्यक्त करती है। दर्शाए गए मान को प्रतिशत शुद्धता में व्यक्त करती है। हाँ ठीक है, वर्ण कोड को एक बार फिर बता देते हैं, प्रतिरोध को भी एक बार फिर बता देते हैं, घबराओ मत, दोनों को एक बार फिर बता देते हैं। दूसरे शब्दों में दर्शाए गए मान को प्रतिशत शुद्धता में व्यक्त करती है। कह रहा है सोने के लिए, सोने मतलब गोल्ड, सोना का मतलब यहाँ पे वो सोने वाला नहीं है, सोने मतलब गोल्ड, गोल्ड के लिए ±5%, चांदी के लिए ±10%। यदि केवल 3 बैंड ही है, केवल 3 पट्टी हो, अब मतलब चौथी पट्टी डी वाली पट्टी हो ही ना, तब कार्बन प्रतिरोध पर दिए गए हों, तब यह प्रतिशत या त्रुटि 20% व्यक्त करता है। प्रतिशत या त्रुटि 20%। और टॉलरेंस यही डी वाला पट्टी क्या होता है, टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है बेटा सहनशीलता, टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ टॉलरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, सहनशीलता। ठीक है ना, टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता, मैं लिख देता हूं टॉलरेंस, इसका मतलब होगा सहनशीलता। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बी इंटू 10 का पावर सी, देखो फार्मूले में भी गड़बड़ी लिखा गया, ए बी इंटू 10 का पावर सी रहेगा। ठीक है ना, ए बी सी नहीं रहेगा, ए बी इंटू 10 का पावर सी प्लस माइनस डी, जहां डी क्या है, सहनशीलता है। डी क्या है, सहनशीलता मतलब टॉलरेंस है। कल का पीडीएफ नहीं मिला, आज मिल जाएगा, मैं आज अपलोड करूंगा। ठीक है, समझो। अब वापस से हम बताते हैं कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। चलो चलो बेटा, तो कार्बन प्रतिरोध की बात करते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध पहले बनता कैसे, अर्धचालकों से बनता है। ठीक है ना, चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। कार्बन प्रतिरोध बेटा किससे बनता है, यह अर्धचालकों से बनता है। किससे बनता है, अर्धचालकों से, मतलब यह सेमी कंडक्टर से बनता है। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हो, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, एटसेट्रा। इससे क्या बनता है बेटा, कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो कार्बन प्रतिरोध किससे बनाते हैं, सेमीकंडक्टर से बनाते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। अर्धचालक तो कहते हैं वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है, वह सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ या तत्व जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। और इनके अगर एनर्जी बैंड की भी बात करेंगे तो इनके एनर्जी बैंड में जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैलेंस बैंड और कहते हैं कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो गैपिंग होती है वह
चालकों से थोड़ा ज्यादा होता है, अचालकों से पास में होता है। तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक नाम से हम एक चैप्टर ही पढ़ेंगे। अभी आप धैर्य रखो, एक चैप्टर ही पढ़ना है जिसका नाम है अर्धचालक। तो एक चैप्टर ही पढ़ाएंगे आपको जिसका नाम है अर्धचालक, ठीक है ना। तो एक चैप्टर ही पढ़ाएंगे अर्धचालक, तो उसके बारे में डिटेलिंग में हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो पहली चीज, कार्बन प्रतिरोध कितना होता है, मतलब किससे बनता है, अर्धचालकों से बनता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब। और बात करते हैं कि इनकी कमरे के ताप पर कार्बन की जो प्रतिरोधकता कितनी होती है, 3.5 × 10⁻⁻⁶ कितना होता है बेटा। तो अगर हम कार्बन प्रतिरोधक की बात करेंगे, सॉरी -5 होता है, -5, कार्बन के प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो कितना होता है, 3.5 × 10⁻⁵ यह कहां पर होता है, कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर कार्बन की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 3.5 × 10⁻⁵, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो पहले देखो अर्धचालक के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है ना, अर्धचालक के बारे में बता दिया। तो कार्बन प्रतिरोध बनता किससे है बेटा, अर्धचालक से। और कमरे के ताप पर कार्बन प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर लिख लेना। ओम प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। इसके अलावा सबका पूरा नेम क्या है, अरे भैया इसका पूरा नाम सिलिकॉन, इसका पूरा नाम जर्मेनियम, इसका पूरा नाम एंटीमनी, ठीक है। अब समझो, अगर इसी की तुलना में अगर हमें तार से, अगर वायर से हमें प्रतिरोध बनाना होगा, तो अगर जितना हम बढ़ाएंगे, जितना हमें प्रतिरोध बढ़ाना होगा, उतना ज्यादा वायर लपेटना होगा। तो हम नॉर्मल अगर प्रतिरोध वायर से बनाना चाहेंगे तो 100 ओम के ऊपर बनाने में बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। 100 ओम से ज्यादा का अगर प्रतिरोध आपको बनाना है तो बहुत महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। जबकि कार्बन का जो प्रतिरोध है, इसे 100 मेगा ओम तक, 100 मेगा ओम तक इजिली बना सकते हो, 100 मेगा ओम तक। बिल्कुल सही बेटा, सहनशीलता को ही विश्वसनीयता कहते हैं। उसी को देखो, दोनों का अंग्रेजी एक है, टॉलरेंस। चाहे विश्वसनीयता बोलो, चाहे सहनशीलता बोलो, चाहे टॉलरेंस बोलो, एक है। तो मैं टॉलरेंस ही बोल के काम चलाता हूं, ठीक है। टॉलरेंस इज द बेस्ट मुझे लगता है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गया। चलो आगे थोड़ा चलते हैं। तो पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं आगे। देखो, तो कौन कौन से कलर हैं, कौन कौन से कलर हमारे इस कार्बन के प्रतिरोध के ऊपर हो सकते हैं, कौन कौन से कलर, समझना। तो कलर की बात करेंगे तो इसके लिए आप फार्मूला याद रखो, बीबी रॉय। फार्मूला याद रख लो बेटा इसके लिए, बीबी रॉय। क्या याद रखोगे, बीबी रॉय, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, क्या याद रख लो, और आगे याद कर लो, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, वेरी गुड, और नीचे देखो जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, वेरी गुड वाइफ। क्या याद कर लोगे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, यही तो। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। और इसको अलग से एक्स्ट्रा में बस ऐसे ही लिख दो, वियरिंग, भैया ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बहुत बढ़िया वाइफ है, तो क्या पहनेगी, क्या पहनेगी बताओ, गोल्डन पहनेगी या तो सिल्वर नेकलेस पहनेगी, गोल्डन या तो सिल्वर का क्या पहनेगी, नेकलेस पहनेगी, ठीक है ना। चलो, तो देखो बेटा, बी से होता है ब्लैक, बी से क्या होगा बेटा, यहां से ब्लैक, मैं सबका नाम भी लिख देता हूं, आपको जरूरत पड़ेगा। बी से हो जाएगा ब्लैक, और बी से हो जाएगा ब्राउन, है ना। पहले काला है तो काला के बाद डायरेक्ट
काला के बाद क्या होगा, भूरा होगा, तब ना गोरा होगा, काला के बाद भूरा, बात समझ में आ रहा बेटा, काला के बाद भूरा, उसके बाद रेड, उसके बाद रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, वाई से क्या हो जाएगा येलो, जी से क्या हो जाएगा ग्रीन, फिर इससे क्या हो जाएगा ब्लू, इससे क्या हो जाएगा ब्रिटेन से ब्लू, और इससे वायलेट, वायलेट का मतलब बैगनी, और जी का मतलब यहाँ पे क्या है ना, ठीक है, जी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बेटा ग्रे कलर, जी का मतलब क्या हो जाएगा ग्रे कलर, ग्रे कलर हो जाएगा। उसके बाद वाइफ का मतलब वाइट, वाइफ का मतलब वाइट, और गोल्डन का गोल्डन, सिल्वर का सिल्वर, नेकलेस का मतलब, नेकलेस का मतलब यहाँ पे नहीं, नेकलेस का मतलब है यहाँ पे नहीं, कि डी है ही नहीं। नहीं बियरिंग कुछ नहीं है, बियरिंग यहाँ पे नहीं है, बियरिंग बस वैसा ही लगा दिया गया अच्छा लगने के लिए, ठीक है बेटा। चल आ जाओ, तो देखो इसके लिए अगर हम बात करें तो ब्लैक के लिए क्या मिलेगा, ब्लैक का मान 0 होगा, इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 3, इसका मान 4, इसका मान 5, इसका मान 6, इसका मान हो जाएगा 7, इसका मान हो जाएगा 8, और इसका मान हो जाएगा व्हाइट के लिए 9 हो जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं। अगर गोल्डन कलर का चौथी पट्टी है, या डी के लिए है, यह सब किसके लिए आ जाएगा, डी के लिए ±5%, ±10%, प्लस माइनस मतलब नेकलेस नहीं है तो यह हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%। एक बार नोट कर लो फिर क्वेश्चन कराते हैं। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, बिल्कुल सही बेटा। ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, ग्रीन, हाँ सीरियल से हो जाएगा, फिर यहाँ से गोल्डन का 5%, सिल्वर का 10%, अगर है ही नहीं चौथी डी वाली पट्टी तो 20%, ठीक है बेटा। एक बार मैं साइड हट जा रहा हूँ, देख लो। ठीक है भाई, चले वंस अगर मोर, बिल्कुल मोर, बहुत बार मोर करेंगे, ठीक है बेटा। चलो क्या लिखा है बेटा जरा ध्यान देना, बी बी रॉय, बीबी रॉय ROY, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, कहाँ 15% होगा गधवा, 15 नहीं होता है, ठीक है कुंदन 15 नहीं होता है, ठीक है भैया। अब देख भैया, बी से पहला ब्लैक, दूसरा बी से ब्राउन, पहला बी से ब्लैक, दूसरा बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, फिर बी, फिर आ गया बी वाला, तो यह बी वाला हो जाएगा ब्लू, भी से वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, वायलेट मतलब बैगनी, ग्रे कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा ग्रे कलर, फिर ग्रे, फिर वाइट हो जाए, वाइट से वाइट, गोल्डन से सुनहरा, चांदी से चांदी जन्म करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा ग्रे को हम स्लेटी भी बोलते हैं, अगर जिसको नहीं पता है जान जाए, ग्रे को क्या बोलते हैं बेटा स्लेटी, ग्रे को क्या बोलते हैं स्लेटी, ठीक है बेटा। अब समझो ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9, और उसके बाद वियरिंग, वियरिंग को कुछ मतलब है नहीं यहाँ पे, बस वैसे ही लगाया गया है। और उसके बाद अगर डी पट्टिका, चौथी पट्टिका की बात करें, डी वाली पट्टी अगर गोल्डन कलर का है तो जो टॉलरेंस होगा ±5% होगा, उसके बाद जो सिल्वर होगा उसका टॉलरेंस ±10%, उसके बाद जो नेकलेस होगा मतलब डी पट्टिका नहीं होगी उसके लिए 20%
टॉलरेंस होगा। नेकलेस बोले तो कुछ नहीं है बट 25% क्यों है? अरे यार नेकलेस बोले तो कुछ नहीं है फिर भी, अरे भैया नेकलेस नहीं पहनेगी ना तो वो क्या रहेगी, ज्यादा दिन जिएगी, नहीं तो क्या पहनेगी, इन्फेक्शन होगा, ये सब तमाम चीजें होगी। गोल्डन मत पहनाया करो, ठीक है ना। तो मतलब लड़कियों को गोल्डन नहीं पहनाना चाहिए, ज्यादा दिन चलेगी, तो फिर टॉलरेंस उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा पीडीएफ नहीं भेजते हो ओमकार, चलो बेटा एक आध दिन का छूट गया होगा, मैं आज ही डाल देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोधक पर पीले हरे लाल, एक कार्बन प्रतिरोधक पर पीले हरे लाल, पीले हरे लाल, पीले हरे लाल तथा पीले हरे लाल तथा सुनहरे रंग के 4 वलय बने हैं। सुनहरे, सुनहरे को बोले तो गोल्डन, बच्चा याद रखना, सुनहरे को बोले तो गोल्डन, सुनहरे, ठीक है, रंग के 4 वलय बने हैं। सुनहरे रंग के 4 वलय, चार वलय बने हैं। कितने वलय बने बेटा, 4 वलय बने हैं। एक कार्बन प्रतिरोधक पर पीले हरे लाल तथा सुनहरे रंग के 4 वलय बने हैं, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। दिस इज द क्वेश्चन। कोई भी बुक ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़ो, कंटेंट पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, दबा के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सही कहा सर जी, गोल्डन नहीं पहनाना चाहिए, नहीं तो चोरी करने के लिए हाथ ही काट ले जाएगा। अरे वाह यार वाह, हाथ ही काट सकता है ना, बिल्कुल सही। रौनक पाल बिल्कुल सही बेटा, इसलिए गोल्डन नहीं पहनाना चाहिए, क्या पता गले में पहना दिए गर्दन में काट ले जाए। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ब्रिलियंट का किसी का भी बुक ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा आ जाओ क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्या कर रहा है, हमारे पास एक कार्बन प्रतिरोधक हो गया बेटा, एक कार्बन प्रतिरोधक हो गया। अब जिसपे क्या होगा, पट्टिकाएं होंगी, जैसे पहली पट्ट ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया, और या डी हो गया। तो जो ए वाली पट्टिका है, जो ए वाली पट्टिका है किस कलर की है, ए वाली पट्टिका क्या कर रहा है, पीले कलर की है, ए वाली पट्टिका पीले कलर की है। बी वाली पट्टिका किस कलर की है, हरे कलर की है। और सी वाली पट्टिका लाल कलर की है। किस कलर की है, मैं इसको कलर में लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा, मैं इसको कलर में बना ही देता हूँ। जैसे हमारे पास एक कार्बन प्रतिरोधक है, किस किस कलर में कह रहा है बेटा, पहली पट्टिका किस कलर की है, पीले कलर की, पहली पट्टिका मैंने बना दिया पीले कलर की। और दूसरी पट्टिका क्या कर रहा है बेटा, हरे कलर की, तो दूसरी पट्टिका मैंने हरे कलर की बना दी। तीसरी पट्टिका क्या कर रहा है, लाल कलर की, लाल कलर की। और चौथी पट्टिका क्या कर रहा है, सुनहरे कलर की, मतलब गोल्डन कलर। ये हो गया। सर मेरा चैप्टर छूट गया, ठीक है बेटा कोशिश करो। तो ये 4 पट्टिका हो गया। और डी वाला कैसा है, गोल्डन कलर है, गोल्डन है। तो देखो पीले के लिए मान कितना होता है, देखो क्रम से देख लो, पीला के लिए क्या होता है, 4 होता है, पीला के लिए कितना होता है बेटा, तो 4। आर बराबर मैंने फार्मूला आपको बताया, प्रतिरोधक के लिए मैंने आर बराबर फार्मूला आपको बताया कि आर बराबर ए बी गुणे 10 का पावर सी, सॉरी 10 का पावर सी प्लस प्लस माइनस डी %,
प्लस माइनस डी परसेंट, ये फार्मूला लगा दो। तो आर बराबर क्या होगा, पीला के लिए 4, और देखो उसके बाद क्या है, पीला के लिए 4 है, दूसरा पट्टी की हरा है। अब हरा के लिए कितना यूज करेगा, ग्रीन है, ग्रीन के लिए 5 हो जाएगा, ग्रीन के लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुणे 10 लिख लो। और सी वाला पट्टी का कैसा बेटा, लाल है, रेड के लिए कितना यूज कर लोगे, 2 लिख लोगे। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। प्लस माइनस गोल्डन के लिए कितना हो जाएगा 5%, दिस इज द आंसर। तो 45 गुणे 10 घाते 2 प्लस माइनस 5%। हाँ बिल्कुल सही, सबका सही आंसर। बेटा मैं तो कहूंगा कोई भी बुक मत लो, मैं तो कहूंगा कोई भी किताब मत खरीदो, आप लोग केवल कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक पढ़ो, बाकी हम पढ़ा देंगे। मेरा तो यही सजेशन है कि आप लोग कोई भी बुक मत खरीदो, आप लोग कक्षा 11 सॉरी कक्षा 12 क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी हम लोग पढ़ा देंगे। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए लेना चाहते हो तो मार्केट में तमाम किताबें हैं, जाओ देखो जो क्वेश्चन अच्छा है उसमें, जो इसमें लग रहा है कि ज्यादा क्वेश्चन उसे ले लो। लेकिन मैं तो कहूंगा पहले आप एनसीईआरटी कवर करो, बाकी हमसे पढ़ लो, बराबर हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, ये 45 में गुणा नहीं करना है, या गुणा नहीं करना है, मैंने बोला सार्थक अंक है। ए बी किसको बताता है, ए और बी सार्थक अंक को बताता है, मतलब वैसे उठा के रख देना, गुणा नहीं करना है बेटा। मैंने बताया ए और बी किसको बताते हैं, प्रथम और द्वितीय सार्थक अंक को बताते हैं, मतलब वैसे ही उठा के रख दो, वैसे ही उठा के रख दो, गुणा उड़ा नहीं करना। बात समझ में आ गया बेटा। चलो एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन लो भैया। क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोधक पर हरे नारंगी लाल, एक कार्बन प्रतिरोधक पर हरे नारंगी लाल, मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर मार देना, ठीक है। एक कार्बन प्रतिरोधक पर हरे नारंगी लाल तथा सुनहरे रंग की पट्टियां हैं, सुनहरे रंग की पट्टियां हैं, प्रतिरोध का मान बताइए। अच्छा कुमार मित्तल की बुक, ठीक है बेटा, कुमार मित्तल पढ़ो, वही ठीक है, वही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी तो बोल रहा हूं ना बुक ना लो, जितना हम पढ़ा रहे वह पढ़ो, क्लास 12 की जो बुक खरीदे थे वही वाली पढ़ना हो जाएगा। 53 गुणे 10 घाते 2 प्लस माइनस 5%, बिल्कुल सही बेटा, यही आंसर हो गया, हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, देखो इधर कौन सा कलर है, यह हरा है, तो यह आ जाएगा जी, नारंगी, हरा के लिए क्या हो जाएगा 5, और ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। देखो बी बी रॉय 3 हो जाएगा। उसके बाद कौन है बेटा, लाल है, लाल का मान कितना होता है 2 होता है, लाल के लिए कितना हो जाएगा, अच्छा रेड लिखे ना, रेड के लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद डी के लिए क्या होता है, डी मतलब गोल्डन, गोल्डन के लिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5%। तो यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी, यह हो गया डी। तो आर बराबर क्या होता है ए बी इंटू 10 का पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट, रख देते हैं आर इक्वल टू 5 3 गुणे 10 घाते 2 प्लस माइनस 5%। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और देते हैं फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाएगा, थोड़ा सा देखो। क्वेश्चन है
एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध, एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या कर रहा है बेटा, एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध 42 गुणे 10 घाते 6, 42 गुणे 10 घाते 6 प्लस माइनस 20%, 42 गुणे 10 घाते 6 प्लस माइनस 20% है, ओम है, इतना ओम है। ठीक है, प्रतिरोधक पर बने पट्टियों के रंग बताइए, प्रतिरोधक पर बने पट्टियों के रंग बताइए। चलो क्या कर रहे हो बेटा नेत्रिका, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा हम अभी आ रहे हैं, अच्छा अच्छा। यूट्यूब पे क्लास कैसे करेंगे, अरे यूट्यूब पे क्लास रहेगा तो बताया जाएगा, घबराओ मत। कल की क्लास थी यूट्यूब पे, आज नहीं है यूट्यूब पे। येलो रेड, चलो भाई। तो पहले 4 किसके लिए होता है, देखो मैंने क्या बताया था, बी रॉय, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, है ना, वियरिंग गोल्डन नेकलेस, है ना, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो उसके लिए आगे बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ध्यान देना बेटा, कौन सा, ये 4 दिया है ना, 4 मतलब येलो होगा, एक पीला हो जाएगा, और 2 का मतलब लाल हो जाएगा, 10 के पावर 6, 6 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 6 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, 6 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, तथा नीला। और देखो हमने बताया था बियरिंग, क्या बताया था, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, है ना। तो इसका 20%, इसका 10%, इसका 5%। तो भैया नेकलेस वाले में मतलब नहीं है तो 3 पट्टी होगी, केवल 3 पट्टी होगी, तो यही कलर होगा, इसमें केवल 3 ही पट्टी का होगी केवल। अरे गोल्डन कहाँ से मेरे भैया, 3 पट्टी होगी, ये 20% दे रखा है, कितना परसेंट दे रखा है, 20% दे रखा है। तो नेकलेस मतलब कौनो नहीं है ना, नॉन। अच्छा अच्छा ठीक है ना, बस 3 कलर होगा, 1 2 और 3 कलर होगा। सबको आ गया, एक बार कमेंट करके बताना सबको आ गया। अच्छा येलो रेड ब्लू अरे नेकलेसवा मत लिख भैया, नहीं तो नेकलेस लिख के चला आएगा, कह दो नहीं है, बस 3 पट्टी का नाम बताओगे ना, जब नेकलेस वाली बात आ जाएगी तो बस 3 पट्टी की बात होगी, नहीं तो नेकलेस अगर पहना दोगे ना, हाँ तो वो काट के उठा ले जाएगा। ठीक है, बस 3 पट्टी की बताओ, बस 3 पट्टी बताओ, ठीक है, बस 3 कलर होंगे। एक बार कमेंट करके बताओ बेटा, सबको आ गया तो हम थोड़ी सी आगे चलें। चलो आ गया, ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। एक बार देखो मैं ये श्रेणी क्रम लेकर आया हूं, ये क्रमबद्ध है, इसे भी जरा देख लो, देखना जरा। जैसे यह तो मैं आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा, शायद मैं भी दिख ही नहीं रहा होगा ना, या दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने जो पीछे बताया वही था, ठीक है ना।
ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो मैंने पीछे बताया वही देखो, यही चीज लिखा है बीबी रॉय, यह भी क्या लिखा है बीबी रॉय लिखा है। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, क्या लिखा ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्रम से काला है, भूरा है, लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, बैगनी है, सिलेटी है और सफेद है। ठीक है बेटा, मैं जान रहा हूं कि दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, बट मैंने पीछे बता दिया वही चीज है। ठीक है, देखो काला के लिए जो मान होगा सार्थक अंक का मान 0 होगा, भूरा के लिए 1 होगा, लाल के लिए 2 होगा, नारंगी के लिए 3, पीला के लिए 4, हरा के लिए 5, नीला के लिए 6, बैगनी के लिए 7, सिलेटी के लिए 8, सफेद के लिए 9। सफेद के लिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, सफेद के लिए कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर गुणांक की बात करते हैं जैसे 10 के पावर 0 वही चीज है भैया। अगर काला वाला सी पट्टिका पे चला, काला कलर सी पट्टिका पे चला जाएगा 10 का पावर 0। अगर भूरा वाला सी पट्टिका पे जाएगा 10 का पावर 1, तो 10 का पावर है। ठीक है सर, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, क्योंकि मैंने पीछे बता दिया, जितना अच्छे से बता दिया इसकी कोई जरूरत ही ना पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। अब हमें पढ़ना है बेटा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, तो प्रतिरोध कितने तरीके से जोड़ सकते हो, प्रतिरोध कितने तरीके से जोड़ सकते हो बेटा, 2 तरीके से जोड़ सकते हो, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब समझो प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो पहली चीज रेजिस्टेंस को 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, प्रतिरोध को 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। देखो मैं बेसिक क्लास 12th वाली डिफिनीशन नहीं बताऊंगा, बस ऐसे ही बता दूंगा कैसे जोड़ा जाता है। तो एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन जिसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ना है, मिश्रित क्रम का मतलब क्या, दोनों का मिक्स ही कर दिया जाता है, उसका कुछ खास रोल नहीं। समझो बेटा, तो हम श्रेणी क्रम के बारे में अगर बात करते हैं, किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम की बात करते हैं। देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान होता है। अगर देखो पहली चीज, अगर हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको फैक्ट समझो क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, प्रतिरोध का एक सिरा सोर्स से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का एक सिरा सोर्स से जोड़ा जाता है। सोर्स से, सोर्स का मतलब जैसे हमारे पास यह बैटरी है, तो एक सिरा हम क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे, एक सिरा क्या जोड़ेंगे, सोर्स से जोड़ देंगे, और दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, ऐसे हम बोलते हैं, ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे हम बोले यह प्रतिरोध हमारे पास R1 है या R2 है, तो R1 का जो पहला सिरा है, R1 का जो पहला सिरा है वह सोर्स से जुड़ेगा,
और दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। यह पहचानने का तरीका है, यह पहचानने का तरीका है। ठीक है बेटा, अब पॉइंट को समझो। अब इसका पॉइंट क्या है, अब इसका पॉइंट क्या है सर? तो कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। क्या बोलते हैं बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। क्या बोल देंगे बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, मतलब सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। वायस नहीं आ रही है, ये क्या हो गया? यह तो लफड़ा वाली बात है। रुको बेटा, सही करता हूं। अब वॉइस क्लियर जा रही? अब बताना जरा एक बार कमेंट करके, अब बताओ अब जा रहा है कि नहीं जा रहा है बेटा? कमेंट करके बताना जरा, वॉइस अब आ रही है कि नहीं? सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए। अच्छा, सिलेबस का पीडीएफ ध्यान देना बेटा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। अब बोलेंगे विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। दो देखो, मुख्य पॉइंट यही है, मेजर पॉइंट का यही है कि धारा का मान हर जगह समान होगा। जैसे मैं बोल दूं अगर इसमें आई है तो इसमें भी क्या होगा? आई धारा होगा, लेकिन इसका विभवांतर V1 होगा तो इसका विभवांतर कितना होगा? V2 होगा। या टोटल क्या होगा? V होगा। तो हम बोल देंगे सर V बराबर V1 प्लस V2 बोल देंगे। V बराबर क्या बोल देंगे बेटा? V1 प्लस V2 बोल देंगे। तो जरा बताना V बराबर क्या होता है बेटा? IR होता है। अगर हम यहां से V1 निकाले तो क्या निकाल देंगे? IR1, IR1, I का मान समान है तो IR1, और V2 क्या हो जाएगा बेटा? IR2 हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 माने, मान ले समीकरण 1, तो वैल्यू पुट कर दे तो IR बराबर क्या हो जाएगा? IR1 प्लस IR2 हो जाएगा। I दोनों पक्षों से कॉमन ले लो, I कॉमन ले लोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? I कॉमन, दोनों उधर से कॉमन ले लो तो IR इक्वल टू IR1 प्लस R2, R से कट जाएगा तो R बराबर R1 प्लस R2। यह क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कितने लोग कर रहे हो बेटा? आवाज आ रही है? कितने लोग कर रहे हो बेटा? आवाज आ रही? कितने लोग कर रहे हो एग्जाम आवाज नहीं आ रही है? बताओ क्या किया जाए? सर आपकी क्लास 7:30 चलती है ना? नहीं बेटा, 6:30 चलती है। 7:30 चलता था, है नहीं? 7:30 चलता था, है नहीं? ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ठीक है भाई, प्लस है या माइनस है? जैसे हमने बोल दिया क्या, 3 ओम का है, 5 ओम का है
और यह 1 ओम का है। तुल्य प्रतिरोध का मान बताना है। क्या बताना है बेटा? तुल्य प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है हमें? तुल्य प्रतिरोध बताना है। पहले यह नॉर्मल है, मैं एकदम बेसिक सा एकदम इजी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जब समांतर और श्रेणी दोनों पढ़ा देंगे तो मिश्रित पढ़ाएंगे। समांतर और श्रेणी दोनों पढ़ा देंगे, मिश्रित पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे। अभी एकदम इजी वे है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? अभी मैंने बताया श्रेणी, देखो या देखो इसका पहला सिरा इसके दूसरे से जुड़ा है, इसका पहला इसके दूसरे से मतलब सीरीज में जुड़ा है, तो आर बराबर बेटा बोल देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से क्या हो जाएगा? आर बराबर सीधे सीधे 3 प्लस 5 प्लस 1 बराबर 9 ओम। कितना हो जाएगा बेटा? 9 ओम। ऐसे बता लोगे, एकदम इजी है, एकदम इजी है, ये कक्षा 10 में हुआ करता था। ठीक है बेटा, चलो चलो आ जाओ, श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं कि सर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में पहला पॉइंट बात करते हैं, प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा प्रवाहित होती है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा प्रवाहित होती है। क्या बोलेंगे? जितने भी प्रतिरोधक है, R1 हो, R2 हो, R3, सबसे समान धारा प्रवाहित होती है। किंतु विभवांतर प्रतिरोधों के अनुपात में विपरीत है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू R, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू R। जैसे देखो यह R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है, तो इसमें V1 धारा, V1 विभवांतर, V2 विभवांतर, V3 विभवांतर, लेकिन सब में धारा का मान जो I है सब में क्या होगा? सेम होगा। सब में I का मान क्या होगा बेटा? सेम होगा। बात समझ में आ गया? सब में I का मान क्या हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलो यहां तक की चीजें समझ में आ गई। आगे आ जाओ, फिर दूसरी पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 2 में क्या बोलेंगे? आर इक्विवेलेंट बराबर, मतलब आर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तुल्य प्रतिरोध संयोजन के अधिकतम प्रतिरोध, क्या बोलेंगे? तुल्य प्रतिरोध संयोजन के अधिकतम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक से अधिक होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई। इंपॉर्टेंट लाइन का मतलब यह है, इस पॉइंट का क्या मतलब बेटा, कि जो प्रतिरोध उस श्रेणी क्रम में सबसे बड़ा है, तुल्य प्रतिरोध का मान उससे भी बड़ा आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका क्या मतलब है बेटा? उस श्रेणी क्रम में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध जुड़ा है उससे भी बड़ा होगा तुल्य प्रतिरोध का मान। के कारण आपकी कॉल नहीं। ठीक है बेटा, चलो अब तीसरी पॉइंट कहते हैं, यदि n एक समान प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी हो तो V डैश बराबर, यह लाइन याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्या कह रहा है कि यदि n एक समान प्रतिरोध के सिरों, n एक समान प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या हो? V डैश हो, तो V डैश बराबर क्या? V बटा n हो जाएगा, बटा n हो जाएगा। भाग दे देंगे। सर आवाज सही से नहीं आ रही। अरे बेटा आवाज सही से आ रही थी अभी तो। अब बताना जरा। अब बताना एक बार कमेंट करके। आवाज फंस रही है, आवाज अब बताना बेटा। सही किए हैं कुछ तो विभवांतर कितना हो जाएगा? V डैश बराबर V बटा n हो जाएगा।
वॉइस क्लियर नहीं है, आवाज फंस रही है, वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा आ रहा है। अब दूसरा देखना बेटा, समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं, दोनों करा देते हैं तब फिर बताते हैं। चल बेटा, फिर कहते हैं प्रत्येक प्रतिरोधक समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान रहता है। यह पीछे भी मैंने बताया। आपके माइक का कनेक्टर हिल रहा है जिससे आवाज नहीं आ रही है। मोबाइल, अरे यार इसमें कनेक्टर ना लगा है, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान रहता है, मतलब इसमें विभवांतर क्या होगा बेटा, समान रहता है, किंतु धारा प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपात में विपरीत होती है, अर्थात I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। चलो थोड़ा डायग्राम बनाते हैं बेटा इसके लिए। पहली चीज है तो समांतर क्रम संयोजन होता है। जो समांतर क्रम संयोजन होता है, प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, प्रत्येक प्रतिरोध का। ध्यान देना, जैसे यह हो गया तो इसका यह पहला सिरा है और इसका यह दूसरा सिरा है, तो इसका जितने भी प्रतिरोध समांतर में जुड़ेंगे सबका पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा होगा, ऐसे। ऐसे इसका भी पहला सिरा इसी बिंदु से जुड़ गया। अब अगला जैसे मैं प्रतिरोध लेके आऊं तो इसका भी पहला सिरा इसी बिंदु से जुड़ा रहेगा। जरा ऐसे देखो, या बात समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान दो, जैसे मैं बोलूं सर यह R1 है, यह R2 है और यह R3 है, तो इसका प्रत्येक का जो पहला सिरा है, देखो इस तीनों का पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा A से, और सभी का जो दूसरा सिरा जुड़ा रहेगा दूसरे बिंदु B से जुड़ा रहता है। और इसमें क्या समान होता है सर, तो सब में विभव भी, इसमें भी भी, इसमें भी होगा, लेकिन धारा भिन्न होगी। जैसे इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा, इसमें I3 धारा, धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, विभव का मान समान होता है। ऐसे बात समझ में आ रही है बेटा। सर आप माइक अच्छे से लीजिए, कंजूसी मत करिए। अच्छा सर आप माइक अच्छा लीजिए, कंजूसी मत करिए। अरे यार माइकिया तो ठीक है ना, बाकी देखो यूट्यूब प्लस या ठीक है चलती है ना। सर आप माइक, अच्छा कनेक्टर, सर हम लोग का नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा था। हाँ हाँ बेटा, आप लोग का नाम वाम स्क्रीन पे शो करता है। जैसे मैं सबका नाम ले लूँ, शिवा, सुमित, पांडे, पुष्पेंद्र, है ना, आकाश, संतोष, पासवान, पवन, सबका नाम शो करता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ध्यान देना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जब इसमें धारा का मान भिन्न भिन्न है तो सभी, जैसे यहाँ से I धारा प्रवाहित हो गई, कितनी धारा बेटा प्रवाहित हो गई, I धारा प्रवाहित हो गई, तो ये तीन भाग में पड़े, I1 I2 I3 में बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, कुल धारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा कि नहीं होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो अगर हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है बेटा, IR, V बराबर क्या होता है बेटा, IR होता है, I बराबर क्या होगा, V बटे R हो जाएगा, है ना। तो अगर हम यहां से कहें सर I1 कितना हो जाएगा, तो V बटे R1, I2 कितना हो जाएगा बेटा, V बटे R2, I3 कितना हो जाएगा बेटा, V बटे R3 हो जाएगा। तो इस समीकरण में उठा के रख दे, समीकरण 1 से अगर हम देख ले तो क्या बोल देंगे, इसको लिख देंगे बेटा V बटे R इक्वल टू V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 हो जाएगा। ठीक है अर्चना जी, मैंने आपकी बात मान ली, और नेक्स्ट आंसर करेंगे। तो अब V कॉमन लो, तो V बटे R बराबर लिख सकते हो बेटा, V कॉमन ले लिया मैंने, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V से कट जाएगा,
तो क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। R क्या हो जाएगा यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई समस्या है कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ, कहीं पर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है तो मुझे बताओ, देख लो एक बार, पढ़ ले मेरे भाई, काहे कह रहे हो, काहे क्लास ओवर, काहे कह रहे हो, पढ़ लो यार, मई में एग्जाम होने वाला है, शर्म नहीं आ रही है, कह रहे हो क्लास बंद करने के लिए। हाँ बेटा पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ठीक है बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। बेटा देखो, पहली चीज, जब हमें प्रतिरोध का मान अधिकतम चाहिए, सुनो क्वेश्चन नहीं नोट पॉइंट में लिख लो, तुमने याद दिलाई दिया तो नोट पॉइंट में लिख देते हैं। क्या, जब अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना होगा, जब क्या प्राप्त करना होगा बेटा, जब प्रतिरोध का मान अधिकतम प्राप्त करना होगा तो श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। इसको नोट पॉइंट में डाल देते हैं, है ना। क्या बोल देंगे बेटा, जब प्रतिरोध का मान जब प्रतिरोध का मान अधिकतम प्राप्त करना हो तो, जब प्रतिरोध का मान अधिकतम प्राप्त करना हो तो श्रेणी क्रम संयोजन उपयोग करते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, बता रहे हैं। जब प्रतिरोध का मान अधिकतम प्राप्त करना हो तो श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। जब हमें अधिकतम प्रतिरोध चाहिए तो क्या यूज कर लोगे बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन उपयोग कर लोगे। और दूसरा हो जाएगा, जब तुल्य प्रतिरोध लिख लेना, तुल्य, जब तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम, जब तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम प्राप्त करना हो तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोध का मान अधिक कब होगा और क्यों। प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में ज्यादा होता है, समांतर क्रम में कम होता है। देखो बेटा, जैसे समझो जब करंट बहुत ज्यादा, जैसे धारा का मान बहुत ज्यादा हो तो धारा का मान कम करने के लिए हम प्रतिरोध बढ़ा देंगे। जब बेटा समझो, जब धारा का मान बहुत ज्यादा आती है, ठीक है ना, जब धारा का मान बहुत ज्यादा आएगा तो
हमें उसे कंट्रोल करना होगा, तो प्रतिरोध का मान बढ़ा देंगे। और धारा का मान कम आ रहा है तो हमें धारा ज्यादा चाहिए, तो हम चाहेंगे कि प्रतिरोध कम हो जाए, तो समांतर क्रम करेंगे। ठीक है बेटा, गोल्डी शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रतिरोध का मान अधिक कब होगा? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान अधिक होगा, समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कम होगा। सर आप इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ाते हैं? इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ाते हैं? अरे भैया आप ही लोग रुकावट डालते हो कि हम डालते हैं? ठीक है भाई, क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आप ही लोग चिल्लाओगे सर जी कैसे पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, इतना स्पीड चल रहा है। चलो भैया क्वेश्चन पे आते हैं। तुल्य प्रतिरोध का मान बताओ। तुल्य प्रतिरोध का मान बताओ। चलो तुल्य प्रतिरोध का मान बताओ। प्रिंस हमारा कमेंट नहीं जा रहा है, प्रिंस कर रहे हैं, हमारा कमेंट नहीं जा रहा है। नहीं सर अच्छा है, ऐसे ही पढ़ाएं। अच्छा तो भाई बात को समझते हैं। इसमें आपको बताना है तुल्य प्रतिरोध का मान। किसका मान बताना है? तुल्य प्रतिरोध का मान। करते क्या है, कुछ चीजें यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि यह दोनों किस में दिख रहा है। यह दोनों दिख रहा है आपको श्रेणी क्रम में, यह दोनों भी किस में दिख रहा है आपको? श्रेणी क्रम में। यह दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है बेटा, जब दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे तो श्रेणी क्रम में कर लो, है ना। ये दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कर लो, एक नया डायग्राम जनरेट कर दो। क्या बोल दोगे? एक एक दो हो जाएगा, कुछ ऐसे ही डायग्राम बनेगा। यह कितने का हो जाएगा? 2 ओम का, और 2 दूना यह 4 ओम का हो जाएगा, और बीच वाला 1 ओम का है ही, है ना। यह हो जाएगा ए और यह हो जाएगा बी, ये वाला डायग्राम बन जाएगा। यह डायग्राम बन गया। अब तीनों किस में है? समांतर में है। अब तीनों किस में है? समांतर में है। तो क्या बोल दोगे? 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/4। 4 ले लो बेटा एलसीएम, 4 ले लो एलसीएम। 2 दूना का 4, 1 चौके 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/r बराबर बेटा हो जाएगा 4 2 6, एक 7/4। तो अगर r बराबर बोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो r बराबर 4/7 हो जाएगा। उल्टा करेंगे 4/7, 7 चौका नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे। 40 हो गया, 7 पंजे 35 हो जाएगा। फिर से एक बार भाग देंगे, बचेगा 5, तो हो जाएगा 50, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो जी इतना ओम, है ना। तो सबसे छोटा ओम प्रतिरोध इसमें कितने का था? ठीक है ना, बात को समझो बेटा। सबसे छोटा प्रतिरोध कितने का था? सबसे छोटा प्रतिरोध 1 ओम का। उससे भी छोटा आ गया तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि यह समांतर क्रम संयोजन में, बाद में जो जुड़ा कितना? समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है बेटा, ये चीजें समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चन पे चले। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसी क्वेश्चन को करिए। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
तुल्य प्रतिरोध बताओ, तुल्य प्रतिरोध बताओ। सर जी मान गलत हो गया था। अच्छा मान कि मेरा, चलो तुल्य प्रतिरोध बताओ बेटा। चलो भाई तुल्य प्रतिरोध बताओ। सर अभी कब तक क्लास चलेगा यार, गजब हो यार, गजब बेइज्जती है। पढ़ ले भाई पढ़ ले, पढ़ लो, ठीक है ना, पढ़ ले बेटा। बड़ी मेहनत से हम भी पढ़ाते हैं, सोचो सुबह से ही खड़े हैं, है ना, मैं भी दो खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, मेरी भी बात तो समझो। मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, तुमको बैठ के पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम है बेटा। हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं, तुम ही लोग के लिए तो पढ़ा रहे हैं, आपका सिलेबस खत्म करने के लिए पढ़ा रहे हैं ना। चलो भाई पहले देखो, हम इन तीनों की बात करें, यह तीनों किस में है, श्रेणी क्रम में है, ये तीनों किस में हो जाएंगे बेटा, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर बराबर आर डैश बराबर बोल दोगे 4+6+2, तो देखो 4×2 6, 6×2 8, अरे सॉरी 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 सॉरी, 6×4 = 10×2 12 ओम हो जाएगा। 12 ओम के बाद एक नया डायग्राम बनेगा हमारा, जो कि कुछ ऐसे होगा, यह हो जाएगा और एक हो जाएगा यह। तो हम बोल देंगे इसे ए हो गया और यह बी हो गया, यह 12 ओम आ गया, यह कितना हो गया 9 ओम आ गया। अब ये किस में है, समांतर में है, अभी किस में है बेटा, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/r = 1/12 + 1/9, ठीक है बेटा। तो एक काम करते हैं, 12 3 36, 9 चौका 36, एलसीएम ले लेते हैं, 12 3 36 + 9 चौका 36, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 4 3 7/36। आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 36/7, आंसर 36/7 ओम, बिल्कुल सही, 36/7 ओम, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा 36/7 ओम। छत्तीस बटा में 7 ओम। एक क्वेश्चन और लो, फिर थोड़ी से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे बेटा। चार ओम, 10 ओम, 4 ओम, इसके बाद यह वाला हो जाएगा आपका 9 ओम, और इसको भी ले लेते हैं हम 4 ओम। तुल्य प्रतिरोध बताओ। ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। सर मैं स्थिर वैद्युतिकी को कवर नहीं कर पा रहा हूं। प्रिंस डाउट बोलो भाई, प्रिंस डाउट आप कमेंट करो। मजा आ रहा है सर जी, अच्छा मजा आ रहा है, चलो भाई मजा आ रहा है, तब मजा देखो, जब मजा आता है तब पढ़ने का मन भी करता है, मजा में ही पढ़ाई किया जाता है, ठीक है ना बेटा। तुल्य प्रतिरोध बताओ, ठीक है, आप तुल्य प्रतिरोध कमेंट करो, ये 1 मिनट में थोड़ा वाटर ले ले, आते हैं।
अच्छा 234/31 को क्या क्या कमेंट कर रहे थे? प्रिंस 234, अरे कितना कितना ला दिया भाई, 576। सर मैं लेट हो गया। अच्छा सुजाता, मैं लेट हो गई हूँ। चलो चलो भाई, एक बार मैं ट्राई करता। देखो बेटा, पहली चीज समझो, ये दोनों किस में हो जाएंगे बेटा, श्रेणी में, और यह दोनों आपस में श्रेणी में हो जाएंगे, और यहाँ से यह श्रेणी में हो गए, यह भी श्रेणी में और यह भी श्रेणी में। तो क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर 4 ओम प्लस 10 ओम प्लस का 4 ओम। तो आर डैश बराबर कितना, 14 4 18 ओम, 14 4 18 ओम। और इस वाले को अगर देखें तो आर डबल डैश अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ओम प्लस का 9 ओम। तो आर डबल डैश इक्वल टू 9 4 13 ओम। एक नया डायग्राम बनाई लो। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये कितने का आ गया, 18 ओम का आ गया, और ये कितने का आ गया, 13 ओम का आ गया। ठीक है बेटा, तो ये दोनों किसमें, अब यह किसमें, समांतर में है। समांतर में क्या होगा, 1/r इक्वल टू 1/18 प्लस 1/13। एलसीएम एलसीएम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एलसीएम एलसीएम मिल रहा है बेटा, नहीं मिल रहा है तो 13 गुणा कर ले, तो हो जाएगा 13 प्लस का 18 बटे, बताओ ये कितना हो जाएगा, 104। 13 8 104, 104 की 104 का 4, हाथ लगा 10, 13 कम 13, तो 13 10 23, 13 10 23। तो इसको जोड़ देते हैं, 8 3 11, 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 8 3 11 की 1 1 1 2 1 का 1 1 2 1 3 बटा 234 बटा 234। रिवर्स कर दो, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 234/31, 234/31। वीडियो चल क्यों नहीं रहा है, अब वीडियो में क्या हो गया मेरे भैया, वीडियो चल रहा है भाई, चल रहा है सुजाता, वीडियो चल रहा है। हम ही 1 मिनट के लिए बाहर चले गए थे। ठीक है बेटा, आगे चलो अब। तो देख लो यहाँ पे, यह हमारे पास समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। या इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो स्प्लिट हो जाएगा I1 I2 I3 में, और सबका विभव समान होगा, भी हर जगह समान होगा। तुल्यांकी प्रतिरोध 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होगा। ठीक है बेटा, तो आर इक्विवेलेंट बराबर चाहे तो इसको इनवर्स भी कर सकते हो, जैसे आर इक्विवेलेंट बराबर हम इसको इनवर्स भी कर सकते हैं कि आर1 के पावर -1, ये वाला जरूर याद रखना, आर1 के पावर -1, आर2 के पावर -1 प्लस आर3 के पावर -1। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछ लेता है कि R1 के पावर -1, R2 के पावर -1, R3 के पावर -1, भाई 1/r तो इसे ऊपर पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है बेटा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपस में तेरह गुणा करके भी लिख सकते हो। इसको क्या किया, आर इक्विवेलेंट बराबर इसको गुणा करके भी लिख सकते हैं, R1 R2 R3 बटे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ऐसे भी कर सकते हो, सेम चीज ही है।
यह लगाओ, यह लगाओ, वह लगाओ, सेम चीज है। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, तुल्य प्रतिरोध संयोग के न्यूनतम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध के सभी से कम होता है। आगे बात करें समांतर क्रम में, बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि तुल्य प्रतिरोध संयोग के न्यूनतम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध से भी कम होता है। समांतर क्रम संयोजन में इस टॉपिक का क्वेश्चन कल कराएंगे। ठीक है बेटा, इस टॉपिक का क्वेश्चन कल कराएंगे। बात को समझो, तुल्य प्रतिरोध संयोजन के न्यूनतम प्रतिरोध वाले, क्या बोलेंगे बेटा, तुल्य प्रतिरोध संयोजन के न्यूनतम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध से भी कम होगा। मतलब समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध जुड़े हैं तो जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा तुल्य प्रतिरोध का मान उससे भी कम आएगा। ठीक है ना, ठीक है बेटा। चलो अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर गुणन बटे संयोजन। गुणन बटे संयोजन मतलब दोनों प्रतिरोधों का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे जुड़ जाएंगे। ठीक है, कैसे जानेंगे कि समांतर में है या श्रेणी में? तो बेटा मैंने बताया, समझो, जैसे यह कोई प्रतिरोध है, यह क्या कोई प्रतिरोध है, तो यह इसका पहला सिरा है और यह इसका दूसरा सिरा है। ठीक है, अब समझो एक दूसरा प्रतिरोध भी बना लेते हैं। यह हमारे पास R1 है, अब यह हम एक दूसरा प्रतिरोध बना लिए। अब इस प्रतिरोध का यह पहला सिरा, इस प्रतिरोध का यह दूसरा सिरा, दो प्रतिरोध मान लिए और यह मैंने मान लिया कि बेटा यह R2 है। ठीक है, अब समझो हमने बताया कि यदि दोनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा हो और दूसरा सिरा भी एक ही बिंदु से, तो यह समांतर होता है। तो यह क्या होता है, समांतर होता है। और मैंने बताया कि जब उस प्रतिरोध का पहला सिरा किसी सोर्स से जुड़ा हो, सोर्स से, और दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इसको हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। अब बताओ भाई प्रीति, क्या नाम, प्रीति नाम है ना, प्रीति कुमारी। अब बताओ भाई, क्या कर रहे हो भाई, आपकी लैंग्वेज से लगता है, क्या लगता है? चलो बेटा चौथी पॉइंट की बात करते हैं, किसी प्रतिरोध से बहने वाली धारा कितनी होगी। किसी प्रतिरोध से बहने वाली धारा, क्या पूछेंगे बेटा, किसी प्रतिरोध से जो बहने वाली धारा है वह क्या होगा, तो I डैश बराबर I गुणे विपरीत शाखा का प्रतिरोध बटे कुल प्रतिरोध। विपरीत शाखा का प्रतिरोध बटे कुल प्रतिरोध होगा। जैसे I डैश बराबर जो धारा पूछा जाएगा कि इस प्रतिरोध में कितनी धारा होगी, तो विपरीत शाखा का प्रतिरोध मतलब जो उसके अपोजिट होगा, और बटे कुल प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध निकाले हो। जहां I डैश बराबर अभीष्ट धारा है, मतलब शाखा की धारा है। शाखा की धारा का मतलब बेटा, जैसे देखो इसमें क्या होगा, I1 धारा होगा, इसमें क्या होगा, I2 धारा होगा, जैसे कुल क्या I होगा। तो अगर I1 निकालना है तो क्या करोगे, ये R1 बटे तुल्य प्रतिरोध कर दोगे, है ना। जैसे हमें I1 निकालना है, तो क्या करोगे, R1 बटे R इक्विवेलेंट लिख दोगे। I2 निकालना है तो क्या करोगे, R2 बटे R इक्विवेलेंट कर दोगे, ऐसे। सुजाता कर रहे हो सर, मेरा रिप्लाई नहीं करोगे आप? मैंने तो 2-3 लोग को कोर्स परचेज करवाया है।
अरे रिप्लाई काहे नहीं करेंगे भाई, थोड़ा सा पढ़ा रहे थे ध्यान नहीं जाता है। चलो भाई आगे, चलो भाई आगे चलते हैं। अरे आगे हो गया क्या, ये आगे हो गया। चलो आगे, आई क्या है, मुख्य धारा है। I1 बराबर I1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 हो जाएगा, तथा I2 बराबर I1 इंटू R1 बटे R2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यदि n एक समान प्रतिरोध हो, अब समझो अगली पॉइंट है, स्टार पॉइंट लगाओ। यदि n एक समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो हमारे पास दो प्रतिरोध है, अगर समझो जैसे हमारे पास ये R1 प्रतिरोध है और यह R2 प्रतिरोध है, और कुल धारा क्या, अभिष्ट धारा मतलब जो सप्लाई सोर्स से आ रहा है, अभिष्ट धारा का मतलब क्या है, जो स्रोत से आती है, जो धारा किससे आती है, स्रोत से आती है, उसे क्या बोलोगे, अभिष्ट धारा। अभिष्ट धारा का मतलब जो स्रोत से आ रहा है, जो हमारे बैटरी से धारा आ रही है उसको अभिष्ट धारा बोलोगे। ठीक है ना बेटा, ठीक है बेटा। चलो तो I1 बराबर, तो देखो इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बेटा, I1 धारा, और इसमें R2 वाले प्रतिरोध में I2 धारा, तो I1 कितना होगा, तो पहले से I1 बराबर I इंटू क्या कर रहा है, विपरीत प्रतिरोध, तो I1 पूछा जा रहा है, तो R2 बटे R1 प्लस R2। फिर I2 पूछा जाएगा तो विपरीत प्रतिरोध कौन हो जाएगा, R1 हो जाएगा इसका, तो I इंटू R1 बटे R1 प्लस R2 हो जाएगा। यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला, यदि n एक समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्या कहते हैं बेटा, यदि n एक समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो R इक्विवेलेंट बराबर R बटा में n, R इक्विवेलेंट बराबर R बटा में n। बात समझ में आ गया, R इक्विवेलेंट बराबर क्या, R बटा n, मतलब एक समान हो, समझो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसको बताता। और प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I डैश बराबर क्या होगा, I बटा n। अब ये दोनों का मतलब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बोला था इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का क्वेश्चन कल कराएंगे गोल्डी भाई, मैंने बोला था इस टॉपिक का क्वेश्चन कल कराएंगे, ठीक है ना। चलो बेटा, यह लास्ट वाली जो पॉइंट है इसको जरा समझते हैं। क्या कह रहा है कि यदि n एक समान, क्या कह रहा है बेटा, यदि n एक समान समांतर प्रतिरोधों को जोड़ा जाए, n एक समान हो, जैसे n एक समान का मतलब समझो, जैसे ये देखो, ऐसे ऐसे हो, तो इस समय जैसे यह सभी एक समान है, जैसे सबके प्रतिरोध कितने R हैं, सबके प्रतिरोध कितने R है, n बार है, कितनी बार है, n बार है, तब इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो बोलेंगे सर R इक्विवेलेंट बराबर R बटा n। जैसे समझो अगर सब कितने हैं, जैसे अब कितने हैं R, तो जैसे एकक ओम के हैं, कितने के, सब मान लो एकक ओम के हैं, तो कट 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 बार, तो 7 बार कितने ओम का है, 1 ओम का है, तो 1 बटा 7, 1 ओम का है तो 1 बटा 7, इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बेटा। जैसे R इक्विवेलेंट पूछना होगा तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो बोलेंगे R बटा n का मतलब पहले एक समान प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोध का मान एक समान है, तो मैंने सपोज कर लिया कि सभी प्रतिरोध कितने के, 1 ओम के हैं, सभी प्रतिरोध कितने ओम के बेटा, 1 ओम के हैं, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, तो कुल प्रतिरोध कट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो है, तो n का मान हो जाएगा 7, और कितने ओम का है, 1 ठो, तो 1 ओम का तो 1/7, यह तुल्य प्रतिरोध 1/7 हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। अब समझो हमसे पूछा जाए कि सर इसमें कुल धारा तो I बह रही थी, कुल धारा कितनी बह I बह रही थी, तो अब किसी एक प्रतिरोध I डैश का मान बता दो। I डैश का मान बेटा हम बता देंगे, I डैश का मान कितना हो जाएगा, देखो I डैश बराबर I बटे n,
तो मतलब I/7 हो जाएगा, I/7 हो जाएगा। मतलब मान लो अगर इसमें हमने कह दिया कि सर I बराबर 5 एम्पियर की धारा इसमें डाली गई, कितने के 5 एम्पियर की धारा, तो I डैश कितना होगा, तो 5/7 हो जाएगा, इतना एम्पियर हो जाएगा। तो इसी पे कल क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? ठीक है ना। तो प्रतिरोधों के संयोजन पे कल के दिन क्वेश्चन कराएंगे और समय बचेगा तो सेल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और ये मान के चलो इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो क्लास को ओवर करते हैं।